नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। हेडलाइंस के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने प्रत्याशियों को बांटा सिंबल। नीतीश कुमार के आवास पर उम्मीदवारों को दिया गया सिंबल। पार्टी ने नहीं की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा। कोरोना काल में प्रशासन की अच्छी पहल। झारखंड के रांची में जरूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। सांसद संजय सेठ ने रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन। सीतामढ़ी में पुलिस के खुलेआम दिखी दबंगई। वर्दी का रौब दिखाकर पुलिस ने ऑटो चालक से की अवैध वसूली। पुलिसकर्मी के रवैये से दोनों में हुई हाथापाई। और बालूमाथ में बिजली विभाग ने चलाया अभियान में बिजली बकायेदारों का काटा कनेक्शन। 3 से 6 महीने तक बिजली बिल जमा न करने वालों का कटा कनेक्शन। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो आरा से आ रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है और ऐसे में विधायक सुदामा प्रसाद ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। आरा के तरारी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। आपको ये बता दें कि मौजूदा विधायक सुदामा प्रसाद ने ये नामांकन दाखिल किया है, वो भी महागठबंधन के भाकपा माले के वो उम्मीदवार हैं। विधायक सुदामा प्रसाद ने अपना ये नामांकन दाखिल किया है। महागठबंधन की तरफ से माले उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने अपना नामांकन पर्चा आज भरा है। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है और आज महागठबंधन के माले उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस बड़ी खबर पर आरा संवाददाता राकेश सिंह ऑनलाइन पर है। राकेश, जब महागठबंधन के माले उम्मीदवार मौजूदा विधायक सुदामा प्रसाद नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो क्या चीजें नजर आई, कितने उत्साहित दिखे? राकेश, क्या आपका आवाज मिल रही है? तरारी विधानसभा से चुनाव जीता था माले के सिंबल पर और महागठबंधन के माले प्रत्याशी सुदामा प्रसाद ने आज फिर से जो है यहाँ पे नामांकन किया है। काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारी जो जीत है दोबारा फिर सुनिश्चित होगी। बिल्कुल, जीत का दावा करते हुए वो नजर आए, लेकिन इस मौके पर क्या कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी देखा गया? क्योंकि अमूमन हम राकेश देखते हैं कि जब नामांकन दाखिल करने के लिए कोई भी उम्मीदवार जाता है तो भारी संख्या में कार्यकर्ता नजर आते हैं। हालांकि कोरोना के चलते परिस्थितियां बदली हैं। जी बिल्कुल, आदर्श में बता दूं कि कोरोना के कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है बाहर ही रोका गया है। महज 2 लोगों को अंदर जाने की अनुमति थी जिला प्रशासन की तरफ से। बाकी कार्यकर्ता जो है कैंपस के बाहर ही जो है नारेबाजी लगा रहे थे। काफी संख्या में माले कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर लेकिन भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा सीट पर अभी भी ये लेफ्ट का कब्जा यहां पर माना जाता है और लेफ्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो राकेश, ये सीट बेहद अहम। जी, ये सुरक्षित सीट है। लेफ्ट के नजर से देखा जाए यहाँ पहले से भी जो दूसरे नंबर पे थे बाहुबली विधायक सुनील पांडे जो थे, पिछले बार चुनाव हार गए थे और ये सुरक्षित सीट है जो कि माले के खेमे में अभी यहाँ पे एलजेबी भी दावेदारी करती है। सीट पे जदयू भी खड़ा करने के लिए तैयारी में है यहाँ इस सीट से। शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। ये सीट सीपीआई एमएल के लिए बेहद अहम है क्योंकि राज्य के 3 वामपंथी दलों के विधायक में से एक विधायक सुदामा प्रसाद भी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने गुजरात जाकर जिग्नेश मेवाणी के लिए प्रचार भी किया था और इस लिहाज से आज उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर लिया है। जीत के लिए फिर से वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए बात बिहार विधानसभा चुनाव की करते हैं। एनडीए में सीटों को लेकर मामला सुलझते ही जनता दल यूनाइटेड ने पहले चरण के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर इन उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दिया गया। इसमें सूर्यगढ़ा से रामानंद, अगियाओं से प्रभुराम, करहगर से वशिष्ठ सिंह,
जगदीशपुर से कुसुम लता कुशवाहा, झाझा से दामोदर रावत, मोकामा से राजीव लोचन, बरबीघा से सुदर्शन, चकाई से संजय प्रसाद, घोसी से राहुल कुमार, बेलहर से मनोज यादव, जहानाबाद से कृष्ण नंदन वर्मा, मसौड़ी से नूतन पासवान को पार्टी ने सिंबल दिया है। बता दें कि अभी तक इस बारे में पार्टी की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फिर पुनः हमारी चौथी बार हम पर विश्वास किया और मैं अपने जा रहा हूं। परसों मैं नामांकन करूंगा और पूरी तरह से जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, पार्टी की विचारधारा है और माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है तो दिनारा में भी हमने उतारने का प्रयास किया। कहाँ से सर, कहाँ से? किस विधानसभा से? जयंतराज जी, पहली बार आपको मैदान में उतारा गया है। इसके पहले आपके पिता प्रतिनिधि करते थे क्या? इधर देखिए सामने, बहुत अच्छी तरीके से चुनाव जीतेंगे और हर एक बार से दुगुनी मत से चुनाव, कम से कम 25,000 मत। कितना उम्मीद है बीजेपी के साथ मिलकर इस अलायंस में कितना वोट आपको आराम से आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1 लाख। सामने महागठबंधन पूरी तैयारी है 100% इसके लिए श्योर है। तो मुकाबला कैसा देखती है? बहुत बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज क्या बता रहा है जो लोकसभा के स्टैंड हुआ उससे? तो मैंने बोलिए, मिल गया सर? हाँ, मिल गया। सर कहाँ से सर? नबीनगर। और क्या उम्मीद है? क्या कैसी लड़ाई देख रहे हैं इस बार? लड़ाई इस बार एनडीए की अभूतपूर्व सब सीट हम लोग जीतेंगे, स्वीप करेंगे। आप को लेकर क्या कहेंगे सर? है ना भैया, कैसी देख रहे हैं इस बार? कोई लड़ाई नहीं है। भाजपा और जदयू का गठबंधन मजबूत है और बिहार के विकास के सवाल पर जनता वोट करेगी और आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से बिहार का सेवा करने का मौका मिलेगा। और हमारे साथ पटना से सहयोगी नवीन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, अभी तक एनडीए में सब कुछ सुलझता हुआ जरूर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी बात बन रही है कि नहीं बन रही है समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए कुछ उम्मीदवारों को तैयार कर लिया गया है। क्या कोई औपचारिक घोषणा या फिर कोई अंदर खाने से पता चल पाया है कि यही औपचारिक होगा? नवीन, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आदर्श, मैं बताऊं तो आज जिस तरीके से, हालांकि जेडीयू का साफ तौर पे कहना है कि जो है बीजेपी से बातचीत हो गई है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर अभी दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन के तहत जो है किसी भी तरह सीटों का ऐलान नहीं किया है। लेकिन जेडीयू की अगर बात करें तो पहले फेज के जो भी प्रत्याशी हैं, लगभग उन लोगों को टिकट वो बांट चुके हैं। सुबह जब अभी भी सीएम आवास के सामने जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है, जो तमाम विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको सैंबल दिया जा रहा है। देखिए, तकरीबन सुबह से 20-25 लोगों को सैंबल दिया जा चुका है। ये तमाम लोग जिनको हम लोगों ने सुना अभी, ये वैसे लोग थे जिनको जो है जदयू ने सैंबल दे दिया है और जदयू के सैंबल पे ये तमाम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इन लोगों से जब बात किया गया तो उन्होंने कहा क्योंकि ये एनडीए में क्या कुछ बातचीत है, आगे क्या बातचीत हुई है, क्या बीजेपी से अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है, इस पर कुछ भी कहने से जो है बचते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात देरी क्यों आखिर? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार जिस बात का जिक्र कर रहा हूं आदर्श, की चूंकि गठबंधन में एनडीए में चीजें अभी तक बिल्कुल साफ नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से सारी चीजें साफ हैं, लेकिन मैं बताऊं कि अभी तक सार्वजनिक तौर पे ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, ना ही सार्वजनिक तौर पर किसी भी सीट का ऐलान किया गया है और ना ही सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी चिट्ठी या कोई भी जो है सार्वजनिक मंच पे जो है एनडीए की तरफ से कोई बात नहीं कही गई, जिसमें ना तो जदयू ने कुछ कहा है, ना बीजेपी ने कुछ कहा है। लेकिन लोजपा ने जरूर कहा है प्रस्ताव में अपने कि वो जिस तरीके से चुनाव से एनडीए से अलग हो गया और फिर वो जो है अलग लड़ने की बात भी कही उन्होंने और जदयू के खिलाफ जो है तमाम प्रत्याशी उतारने की बात कही है। लेकिन अभी तक बीजेपी और जेडीयू की अगर बात करें तो सार्वजनिक तौर पर जो है अभी तक दोनों में से किसी भी पार्टी ने ना तो सीटों का ऐलान किया है, ना प्रत्याशियों का ऐलान किया है। जो भी प्रत्याशी को जेडीयू अभी मुख्यमंत्री आवास में जो सैंबल दिया जा रहा है वो भी जो है अंदर खाने दिया जा रहा है, सार्वजनिक नहीं किया गया है अभी। तो देखिए, अब चीजें कैसे किस तरीके से जो है एनडीए चीजों को मैनेज कर रहा है या फिर जदयू बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, क्या कुछ जो है इनके एजेंडे होंगे और कैसे वो चूंकि महागठबंधन के खिलाफ क्या ये एनडीए के तहत चुनाव लड़ेंगे या फिर
ये भी कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी अलग चुनाव लड़ सकती है, जदयू अलग चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा। देखिए, सूत्रों की माने तो जिस तरीके से जेडीयू सिंबल बांट रहा है उसमें ये चीज है कि बीजेपी के ऊपर जेडीयू जो है प्रेशर बनाने की एक कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम तरह की चीजें अभी राजनीतिक गलियारों में निकल करके सामने आ रही है। लेकिन इन सब चीजों पर विराम उसी वक्त लग सकता है जब सार्वजनिक तौर पे एनडीए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जिसमें जदयू और बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेता जो है शामिल हों। देखिए इन चीजों पर किस तरीके से कब क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आदर्श कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में तमाम विधायकों को बुला करके और सिंबल दिया जा रहा है, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं एनडीए में सब चीज ठीक नहीं चल रहा है। शायद जो है दोनों ही पार्टियों के बीच किसी न किसी चीज को लेकर विवाद जरूर है। बिल्कुल, लेकिन अब ये नेता जरूर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं नवीन। देखिए, जहां तक जीत को लेकर के आश्वस्त की बात करें, टिकट मिल गया है उन्हें। कोई भी प्रत्याशी टिकट लेने के बाद कभी ये नहीं कहता है कि वो हारेंगे। तमाम लोग यही कहते हैं कि वो जीत हासिल करेंगे। तो ये एक जो है बहुत सामान्य सी बात है। अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि एनडीए अब इस पूरे मामले में किस तरीके से क्या कुछ मैनेज करता है। क्या जदयू और बीजेपी सार्वजनिक रूप से जो है सीटों का ऐलान करती है, या फिर क्या इन दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट होगा, और क्या बीजेपी और जदयू क्या अब अलग चुनाव लड़ेगी। ये तमाम तरह की चीजें हैं। अब कई बड़े सवाल भी है जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हम भी लगातार कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों से देखते हैं कब तक इसका जवाब मिल पाएगा। शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है जहां पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है और अब कार्रवाई करते हुए शिक्षा माफिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई समस्तीपुर से देखने को मिली है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां शिक्षा माफिया को कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माफिया और शिक्षक समेत 4 लोगों की इसमें कुल गिरफ्तारी बताई जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि एक बार फिर से सेंटर मैनेज करने के लिए स्कूल को मोटी रकम देने की बात ये सामने आई है। बेगूसराय के एक होटल से ये गिरफ्तारी हुई है जिसमें माफिया और शिक्षक समेत 4 लोगों की ये गिरफ्तारी हुई है। अक्सर हमने देखा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। वो दौर भी हमने देखा है जब बिहार की टॉपर को स्पेलिंग तक नहीं पता होती है, लेकिन उसके बाद ये दावे किए जाते हैं कि अब शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। शिक्षा माफिया को गिरफ्तार किया गया है। बिहार बोर्ड के प्रश्न पत्र लीक करवाने का आरोप लगा है और सेंटर मैनेज करने के लिए स्कूल को मोटी रकम देने की बात सामने आई। हमारे साथ समस्तीपुर संवाददाता अफरोज आलम फोन लाइन पर। अफरोज, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? जी आदर, सबसे बड़ी बात है कि जो है पुलिस को अभी बड़ी सफलता जो है हाथ लगी है। ये बिहार बोर्ड का जो ओपन एग्जामिनेशन होता है, बी बॉस कहलाता है, NIT बोर्ड कहलाता है, उसमें जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी एक होटल से की गई है, जिसे बेगूसराय का एक माफिया है, शिक्षा माफिया, जो ये सारा जो है रैकेट, ये जो गौतम गौरव करके है, बेगूसराय का ही माफिया है, ये चलाया करता था। लेकिन आज जो खुलासा अभी जो है सदर DSP प्रीतीश कुमार जो अभी PC करके जो ये खुलासा किया है कि समस्तीपुर में जो है 1 तारीख से बी बॉस का जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है हो रहा था, उसमें जो है कल जो है वो माफिया जो है एक होटल में रुक कर ये आंसर शीट जो है जो करवाते थे, उसका आंसर शीट तैयार कर रहे थे। उसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी तो पुलिस ने छापामारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन माफियाओं का जो है बेगूसराय का जो माफिया है गौतम गौरव, उनका ये कहना है कि हम जो है 2019 से ये काम कर रहे हैं और स्कूल जितने भी सेंटर हैं उनको मैनेज करने के लिए मोटी रकम देते हैं। जो भी शिक्षक हो वहाँ या और भी कोई भी जो है स्कूल जो प्रभारी हो उनको उनके बारे में बोला गया कि मैनेज करने के लिए मोटी रकम दिया करते थे। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या रकम का खुलासा हो पाया है और साथ ही ये गिरोह क्या और बड़ा भी हमें होता हुआ दिखाई देगा जिस पर पुलिस का शिकंजा कसेगा? जी जी बिल्कुल, हम बता दें कि रकम का जो खुलासा भी हुआ है, जो एक सेंटर से जो है एक सेंटर के शिक्षक जो है प्रभात कुमार, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जो 1.5 लाख पे जो है ये सेंटर मैनेज करने की बात किया, 50,000 रुपया एडवांस दिया इनको, ये खुलासा हुआ। और सदर DSP प्रीतीश कुमार के द्वारा ये भी बताया गया है कि उन्होंने बहुत सारा खुलासा किया और भी इस रैकेट में शामिल लोगों के लिए छापामारी चल रही है। शुक्रिया अफरोज तमाम जानकारी देने के लिए। इस बड़ी खबर पर बात हुआ। उधर झारखंड में कोरोना वायरस ने राज्य की चिकित्सा सुविधा पर गहरा असर डाला है। महामारी की वजह से आम मरीजों को भी चिकित्सा सुविधा मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के कारण उत्पन्न समस्या की वजह से जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त का प्रबंध नहीं हो रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए HEC मजदूर संघ ने धौरवा स्थित
जगन्नाथ नगर क्लब में रक्तदान शिविर लगाकर कोरोना से जंग लड़ रहे और अन्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त इकट्ठा किया है, जिससे कि समय रहते उन्हें खून मुहैया कराया जा सके। शिविर का उद्घाटन रांची के सांसद संजय सेठ ने किया है और मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि अभी के समय में जितनी जरूरी दवाएं हैं उससे कहीं अधिक जरूरी समय है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खून उपलब्ध करवाया जाए, ब्लड की कमी ना पड़े, समय पर ब्लड उपलब्ध हो जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। देखिए, भारतीय मजदूर संघ HEC के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। बहुत भले काम है और रक्तदान महादान कहा गया है। सामाजिक कार्य है, इससे बड़ा कार्य नहीं हो सकता और रक्त का कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। इस कोविड काल में रक्तदान शिविर लगाना एक बहुत पावन और पुण्य काम हम बोलते हैं। काल में सबसे ज्यादा खून की कमी है, लोग त्राहिमाम कितना मदद करेगा ये HEC की ओर से? देखिए, एक पहल हम लोग शुरू किए हैं कोरोना काल में, जिस तरह से ब्लड का कमी हो रहा है और इसमें अभी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जाना भी नहीं चाहते हैं, तो एक वैकल्पिक हम लोग व्यवस्था किए हैं कि एक वैसे जगह पे खुले जगह में हम लोग डोनेट कर रहे हैं। और HEC मजदूर संघ मजदूर हित को लेकर, जिसे HEC क्षेत्र में ब्लड बैंक नहीं है और हर दिन कुछ न कुछ लोग को जरूरत पड़ती है, इसलिए संगठन एक पहल शुरुआत की है कि ब्लड डोनेट करके हम लोग करेंगे। और इस बीच शेखपुरा से ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि युवक का तैरता हुआ शव मिला है और इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि नदी में तैरता हुआ एक युवक का शव मिला है, इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। अब हत्या की आशंका भी स्थानीय लोगों की तरफ से जताई जा रही है। उनका कहना है कि कहीं न कहीं इस शव के पीछे हत्या है, यानी किसी ने हत्या करके इस शव को वहां फेंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भी भेज दिया है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। जिले के आपगिल गांव निवासी आनंद के रूप में इस शव की पहचान हुई है। नदी में तैरता हुआ इस युवक का शव मिला है, इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। वहीं आनंद के रूप में इस शव की पहचान हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। हत्या की आशंका इसके पीछे जताई जा रही है। शेखपुरा से संवाददाता धीरज इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर है। धीरज, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ पता चल पाया है? जी, अभी तक फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन परिजनों का आशंका है कि उनके बच्चे के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन वो अभी तक कुछ फलाफल तो नहीं है कि कौन है इसके पीछे, किसकी साजिश है, क्या चाह रहे हैं लोग। लेकिन परिजन का रोजों का बुरा हाल है और अंदेशा लगा रहे हैं किसी की हत्या की है और इसकी सूचना स्थानीय थाना को दिया गया है। पुलिस किस दिशा में कार्रवाई कर रही है? धीरज, पुलिस किस दिशा में कार्रवाई कर रही है, क्योंकि स्थानीय लोग भी हत्या की आशंका जताई जा रहे हैं। पुलिस को सूचना दे दिया गया है, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिसके कारण परिजनों में काफी नाराजगी देखी जा रही है और वे परिजन द्वारा वरीय अधिकारी को फोन पर इसकी सूचना दे रहे हैं, लेकिन लगातार अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परिजन काफी परेशान दिख रहे हैं। जी, शुक्रिया धीरज तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात सीतामढ़ी की करते हैं, जहां के शहर के कारगिल चौक पर पुलिस की खुलेआम दबंगई देखने को मिली। बता दें कि वर्दी का रौब दिखाकर वसूली करने वाले पुलिसकर्मी की पोल उस वक्त खुल गई जब शहर के कारगिल चौक के पास उसकी झड़प एक ऑटो चालक से हुई। इस झड़प के दौरान ऑटो चालक ने पुलिस वाले की अवैध रूप से की जाने वाली वसूली की पोल खोलकर रख दी। ऑटो चालक का कहना है कि 50 रुपए लेने के बाद भी पुलिसकर्मी उसको ऑटो रोककर सवारी बैठाने नहीं देता है। इस दौरान दोनों के बीच झड़प हुई और देखते ही देखते ये झड़प इतनी बढ़ गई कि दोनों आपस में हाथापाई पर उतारू हो गए। और ये ऑटो चालक और पुलिस आपस में ही भिड़ गए। ऑटो चालक का आरोप है कि अवैध वसूली उससे की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरफ जहां 50 रुपए लिए जाते हैं कि आप अवैध रूप से सवारी बिठा सकते हैं, उसके बावजूद भी सवारी बिठाने नहीं देता।
दूसरी तरफ बिहार में आतंकियों लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं अपराधियों का आतंक चरम पर है। पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है जहां पर अपराधियों का आतंक लगातार चरम पर दिखाई दे रहा है और एक के बाद एक वारदात को अंजाम देने से ये अपराधी पीछे नहीं हटते हैं। अपराधियों ने बाइक सवार को गोली मारी है जिसकी वजह से इस बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंच भी गई, शव को कब्जे में ले लिया, अब जांच पड़ताल आगे की शुरू कर दी है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जिले के रुपोली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर इन अपराधियों ने बाइक सवार पर गोली मारी जिसकी वजह से इस बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अपराधियों का आतंक लगातार बिहार में चरम पर दिखाई दे रहा है। इन अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ जरा भी नहीं दिख रहा। यही कारण है कि दिन दहाड़े इस तरीके की वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते हैं। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। दरअसल बाइक सवार को गोली मारी जिसकी वजह से मौके पर ही इस बाइक सवार की मौत हो गई। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, क्या लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये अपराधी आए थे या फिर कोई पुरानी रंजिश जिसके चलते इन अपराधियों ने इस बाइक सवार को अपना निशाना बनाया। पुलिस के हाथ कहां तक पहुंचे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता हुआ हम बिहार में देख रहे हैं वो एक चिंताजनक बात है। हमारे साथ पूर्णिया संवाददाता पारस सोना इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर है। पारस, फिलहाल क्या पता चल पाया, आखिर अपराधियों ने इस बाइक सवार को क्यों निशाना बनाया? क्या लूट की साजिश के तहत वो आए थे या फिर कोई पुरानी रंजिश? अभी कुछ ऐसा पता नहीं चल पाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर सर को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। मामले को पता कर रही है क्या मामला था, गोली मारने का मकसद क्या था। क्या संख्या बताई जा रही है पारस, कितनी संख्या में अपराधी थे जिन्होंने इस बाइक सवार को निशाना बनाया? दो अपराधी थे बाइक सवार से जी। पुलिस के हाथ कहां तक पहुंचे हैं पारस? क्या सीसीटीवी या किसी और चीज की मदद से, क्या चश्मदीदों की मदद से उन अपराधियों तक पहुंचने की कवायद में पुलिस जुट गई है? दिया गया और बाइक पे थे, बाइक उसके बाद दिया गया, अकेले ही थे। शुक्रिया पारस तमाम जानकारी देने के लिए। उधर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन व्रत रखा है। जिला कांग्रेस ने हाथरस कांड और राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में हुए दुर्व्यवहार को मामले को लेकर मौन व्रत रखा है। जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने बताया है कि हाथरस कांड में कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने कहा है कि जिस तरह यूपी में दलित महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो निंदनीय है। आज हमने जो है 2 घंटे का यहाँ मौन व्रत रखा, मौन सत्याग्रह कह लीजिए इसे। जो भी हाथरस में जो कांड हुआ और जिस तरह से लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है, जिस तरह से लोकतंत्र की आवाज दबा के बिल पास करवाए जा रहे हैं, ना किसी की सुनी जा रही है, ना कुछ कहा जा रहा है, उसके विरोध आज हमने यहाँ जो है, क्योंकि अभी गांधी जी का जन्म दिवस भी था, जो सत्याग्रह का आंदोलन हमने शुरू किया था उसी के आधार पर आज हमने यहाँ पर एक मौन सत्याग्रह रखा और अपना विरोध दर्ज कराया कि जो हो रहा है वो गलत है। जिस तरह से हाथरस की घटना के बाद राहुल गांधी के जाने के बाद वहाँ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया और पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उसी के विरोध में हम लोग आज 2 घंटे का मौन सत्याग्रह किए थे, जिसमें हमारे मुख्य रूप से विधायिका पूर्णिमा सिंह जी तो सम्मिलित थे। और ये प्रोग्राम केवल धनबाद में ही नहीं, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे हिंदुस्तान के सभी जिला मुख्यालयों और प्रदेश मुख्यालयों पर हो रहा है। हम मांग करते हैं योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पर पर्दा देने का काम किया है, उनको जरा सा भी मानवता है तो उनको त्याग कर। तो उधर मनेर में मनेर प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया, जिसको लेकर यह बैठक हुई। मनेर प्रमुख ममता सिंह के खिलाफ अविश्वास को लेकर यह बैठक हुई है और इसमें 25 में से 21 सदस्यों ने अविश्वास जताया है, यानी इस अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति जताई है। प्रखंड प्रमुख ममता सिंह इस
वोट के बाद जिसमें से 25 में से 21 सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास जताया है, वो अपने पद से हट गई हैं। प्रखंड मुख्यालय में पदाधिकारियों के समक्ष ये बैठक हुई, जिसमें से 25 में से 21 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव जताया। हमारे साथ मनेर से संवाददाता शोएब खान इस बड़ी खबर पर फोन लाइन पर है। शोएब, आखिर क्यों ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? बता दें कि आदर्श मनेर के 21 पंचायत समिति सदस्यों ने आरोप लगाया था प्रखंड प्रमुख ममता सिंह के खिलाफ ये मनमानी तरीके से कार्य कर रही है और कभी भी बैठक बुलाकर किसी तरह की योजनाओं के बारे में चर्चा नहीं करती हैं और पूरी तरह से समिति सदस्यों को नजरअंदाज करते हुए अपने कार्य को पूरा करती हैं। जी आदर्श। और इस बीच जब ये प्रस्ताव लाया गया जिसमें से 25 में से 21 सदस्यों ने अविश्वास जताया भी, अपने पद से वो हट गई हैं, तो ममता सिंह क्या कहती नजर आई? जी, उनका आरोप था कि ये लोग किसी तरह का बैठक हम लोग हमेशा करवाते हैं और समिति सदस्यों के समक्ष सभी बातों को रखे हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा इस तरह का आरोप बेबुनियाद है। जी आदर्श। शुक्रिया शोएब, तमाम जानकारी देने के लिए आपका इस बड़ी खबर पर। उधर हाथरस मामले को लेकर पूरे देश में उबाल है और ऐसे में पलामू जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन सत्याग्रह किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयेश रंजन पाठक उर्फ बिट्टू पाठक ने किया है। बिट्टू पाठक ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला और गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। एक तरफ दलित की बेटी के साथ अनाचार हुआ और तथ्यों और सबूतों के मिटाने का घृणित कार्य किया गया। साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पीड़ित परिवार से मिलने से भी रोका गया। कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री से मांग करती है कि जल्द से जल्द इन बलात्कारियों को फांसी की सजा हो और सबूत मिटाने में जिला प्रशासन के जो भी व्यक्ति शामिल हैं इनको बर्खास्त किया जाए। इस मौके पर कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस पार्टी के द्वारा मौन धारण करके उत्तर प्रदेश की घटनाओं को विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश में राष्ट्रव्यापी मौन अनशन हो रहा है और आज पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पलामू जिले में आज तमाम कांग्रेसी महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष हम लोग भी मौन अनशन पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सत सत नमन करते हैं और आज जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष बैठने का जो उद्देश्य है कि जिस लोकतंत्र की स्थापना इस देश में कांग्रेस पार्टी ने की और जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के बदौलत आज देश आजाद हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हर खबर सबसे पहले देखें सिर्फ साधना प्लस पर।